नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैं आपका स्वागत करता हूं श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। आप बीए पार्ट 1 के अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, वो किस किस प्रकार से कार्य करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो कंप्यूटर था वो 0-1 ही समझ पाता है और जो इंसान होता है उसको 0-1 समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया कि अलग अलग टाइप के हम एप्लीकेशन जो सिस्टम थे, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, उसके अंदर कंपाइलर पढ़ा, असेंबलर पढ़ा और इंटरप्रेटर पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा कि इंटरप्रेटर था वो एक एक लाइन पढ़ रहा था, कंपाइलर पूरे पेज को रीड कर रहा था। किस प्रकार से अलग अलग थे, परंतु उनका उपयोग था किस लिए, तो किस लिए हम यूज में लेते हैं वो हम आज समझेंगे। कि जब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो जो सिस्टम को समझ में नहीं आती, जैसे अगर मैं 0-1 के अंदर बात करूं तो 0-1 की अगर मैं बात करूं तो 0-1 सिर्फ सिस्टम समझ पाता है, इंसान नहीं। अगर मैं ABCD की बात करूं तो सिर्फ इंसान समझ पाता है, कंप्यूटर नहीं। उस स्थिति में दोनों के मध्य एक ब्रिज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर भाषा क्या करेगी, आपके जो ABC को है उसको कन्वर्ट कर देगी 0-1-0-1 के अंदर। अब 0-1-0-1 में ABC को कन्वर्ट कैसे कर किया जाएगा, इसके लिए क्या होगा, कंपाइलर और इसके अंदर क्या होगा, असेंबलर, इंटरप्रेटर। परंतु इस ABCD को भी हम एक किसी ढंग से लिखेंगे ताकि आज तो मैं अपने सिस्टम पर काम कर रहा हूं, मैं कल इस प्रोग्राम को कहीं और भेज दूं तो उस प्रोग्राम पर भी काम करना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, कुछ नियम कानून कायदे बनाए। उनको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज, भाषा। जैसे आपको हिंदी भाषा का एग्जांपल लेके देखो, मैं आपको कहता हूं नमस्कार, तो आपको समझ में आता है कि नमस्कार का मतलब क्या होता है। ये हमसे राम राम करना चाह रहे हैं, सबसे पहली बार मिले हमको ग्रीटिंग करना चाह रहे हैं। अगर आपको पता ना हो, आपके जो शहर है उसके अंदर लोग नमस्कार को कोई गाली समझते हो तो ये परेशानी हो सकती है। इसलिए हमने क्या किया, जो भी हिंदी भाषी लोग हैं उन सभी को एक प्रकार की चीज बताई गई कि नमस्कार का मतलब किसी को ग्रीटिंग करना ही होता है। हेलो करना जैसे है कि ग्रीटिंग करने की बात है, जैसे कोई किसी को बोले गुड नाइट का मतलब यह है कि वो रात्रि में सोने को जा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आपको जानकारी है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा के अंदर भी कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस हम सेट कर देते हैं, जिनकी सहायता से हम ये देख पाते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक ही लैंग्वेज में पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी उस प्रोग्राम को चलाओगे वही काम करेगा जिस चीज के लिए उसको डिजाइन किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वो कितने टाइप की होती है। जो पहली लैंग्वेज कंप्यूटर होगी वो कौन सी होगी, जो कंप्यूटर समझता है, उसे हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रारंभ में बनाए जाने वाले प्रोग्राम इसी भाषा में बनाए जाते थे। मशीन लैंग्वेज में बनाए जाने वाले प्रोग्राम्स को 0 या 1 के रूप में, अर्थात बाइनरी लैंग्वेज के रूप में बनाया जाता था। यहां इलेक्ट्रॉनिक पल्स की उपस्थिति 0, इसको इस तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉनिक पल्स क्या होती है। आप सोचो कि ये चीज चल रही है, एक 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0। ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स चल रही है आपकी। ठीक है, ये क्या चल रही है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक पल्स चल रही है। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, तो इसकी उपस्थिति जो है वो बताती है कि किस प्रकार से कार्य होगा। पर इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर बहुत सारी मुसीबतें क्या थी कि इसमें बनाए जाने वाले प्रोग्राम का आकार बहुत बड़ा होता था। क्योंकि सोच के देखो, अभी 44 के लिए मुझे 5-7 अक्षर लिखने पड़े थे, तो अगर मैं एक लंबा प्रोग्राम बनाने जाऊंगा तो मुझे हजारों लाखों अक्षरों की, अंकों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैंने एक ही जगह 0 की जगह 1 लिख दिया या 1 की जगह 0 लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको डिबग कर पाना बहुत ही मुश्किल था, उसके अंदर की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाना बहुत मुश्किल था। ये फ्रस्ट्रेटिंग था उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना, क्योंकि खूब लंबा चौड़ा प्रोग्राम आपको लिखना होता था छोटे से छोटे कार्य के लिए। चूंकि मशीन लैंग्वेज में 0 या 1
के रूप में प्रोग्रामिंग की जाती है, तो इसके अंदर ये भाषा जो है प्रोग्राम बहुत तेजी से रन होते हैं। क्योंकि सोच के देखो कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं जो चाइनीज बोलता है, उसके सामने मैं अगर ट्रांसलेटर से बात करूंगा, मुझे इसको बतानी पड़ेगी, वो जाके उसको बताएगा, तो टाइम लगेगा। अगर मैं सीधा टाइम, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं, तो मुझे आपको बताने में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि मैं किसी ट्रांसलेटर के जरिए किसी को समझाने में लगेगा। तो इसका एक फायदा की वाली बात क्या हुई कि बहुत तेज थी, क्योंकि जो हम लिखते थे कंप्यूटर उसी सेकंड समझ जाता था, ये था। अब इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर को मशीन की आंतरिक संरचना, उसका ज्ञान होना आवश्यक था कि वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसका जो फ्रेमवर्क है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसका जो सिस्टम है, जो कि प्रोसेसर है, जो कि मेमोरी है, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसका आइडिया भी होना आपको बहुत आवश्यक था। और जो कि ये बहुत ही जटिल कार्य था। अब हमने क्या किया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मैंने कल आपको समझाया था कि किस प्रकार से चीजें बदलने लगी थी। अब हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो हमने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन या फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता था। मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 1950 में 1950 के अंदर एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जिसे हमने असेंबली लैंग्वेज कहा या फिर असेंबल लैंग्वेज कहा। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि ऑपरेटर के लिए, जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस के लिए, कुछ विशेष ऑपरेटर्स के लिए हमने क्या किया कि कुछ विशेष प्रकार के कोड का इस्तेमाल किया। जैसे अगर मैं बात करूं एडिशन के लिए मैं सम का प्रयोग करूं या फिर एडीडी का प्रयोग करूं, तो इनका प्रयोग किया जाने लगा, जिसको हमने क्या कहा? निमोनिक कोड कहा गया। जिसको, ताकि हमें जो देखिए, सोच के देखो कि मैं 10101 तो लिख दूंगा, अब मुझे सम के लिए भी अगर कोड करना पड़े और उसको मैं बार बार यूज दे रहा हूं, तो हर बार मुझे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको निमोनिक कोड बना के सम को एक कोड बना दिया। उसके बाद आधी जो चीजें थी वो सारी चीजें हम मशीन लैंग्वेज में लिखते थे, परंतु जो निमोनिक कोड थे उनको हम कोड की तरह इस्तेमाल करते थे। तो ये जो मशीन लैंग्वेज थी उसकी तुलना में आसान थी, परंतु इतनी भी आसान नहीं थी। ये उसकी तुलना में थोड़ा टाइम लेती थी, क्योंकि उसको ट्रांसलेटर करके चलना पड़ता था। उस ट्रांसलेटर का जिसका प्रयोग करते थे हम इसके अंदर, उसे हमने असेंबलर कहा। असेंबली लैंग्वेज के निमोनिक कोड को मशीन कोड के अंदर बदलने के लिए जिस ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। चलो, इसके अंदर क्या है कि उसके जो मशीन लैंग्वेज में जितना नॉलेज आपको आवश्यकता हार्डवेयर का, उतना इसके अंदर नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी। ये काफी हद से तक बेटर था। चलो, अब अपन बात करते हैं कि उसके बाद ये जब चीजें खत्म हो गई, अब जब 1960 के आसपास, 1960 का जब दशक चल रहा था, तो हाई लेवल लैंग्वेज आई, जिसके अंदर हमने 0-1 बाइनरी का प्रयोग करना बंद कर दिया। अब हम इंग्लिश में लिखते थे, हमारे पास इंटरप्रेटर था, हमारे पास कंपाइलर था, जिसकी सहायता से वो आगे जाके वो अपने इस प्रोग्राम को सोल्व कर पा रहा था, समझ पा रहा था। वो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना मशीन लैंग्वेज की तुलना में आसान था, क्योंकि इसके अंदर निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता था। किंतु अभी भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं था। क्योंकि आपको अभी भी बाइनरी कोड का इस्तेमाल उसके अंदर करना ही पड़ता था। 1960 के आसपास ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ जिसमें किसी प्रोग्राम को साधारण इंग्लिश की भाषा में बनाया जा सकता है, जैसे आज आप बनाते हो। जब सी का प्रोग्राम बनाओगे, जब HTML का प्रोग्राम बनाओगे, जब आप C++ का प्रोग्राम बनाओगे, जब आप फोक्सप्रो का प्रोग्राम बनाओगे, जब आप ओरेकल का प्रोग्राम बनाओगे, तो आप उसके अंदर इंग्लिश भाषा का प्रयोग करोगे, ना कि बाइनरी लैंग्वेज का। इस प्रोग्राम को हाई लैंग्वेज कहा गया, और इसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज को हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी दर्जा दिया है। इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज में सरल अंग्रेजी भाषा के अंदर भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ही प्रोग्राम बनाए जाते थे। अतः इनको प्रोग्रामिंग में रही गई त्रुटियों को दूर करना, जिसे हम डीबगिंग की प्रोसेस कहते हैं। डीबगिंग किसे कहते हैं? अगर आपके प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ गई, उसको दूर करना है, तो उसे डीबगिंग कहेंगे। ये जो था वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की तुलना में कम हो गया था।
इसके अलावा इस लैंग्वेज में बनाए वाले प्रोग्राम्स उनका आकार भी छोटा था, क्योंकि अब सोचो मैंने 45 के लिए कितनी लंबी कोड लिखी थी, उसी तरीके से अगर मैं सम का लिखता तो उससे भी डबल कोड लिखना पड़ता। तो उस जगह से हमने देखा कि एक छोटा सा कोड भी आपका सारा काम कर देता था। हाई लैंग्वेज को रन कराने के लिए इसको पहले मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना जरूरी होता था। उसके लिए हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग किया। इसके अंदर एग्जांपल्स है आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के सी, C++, कोबोल और जावा। सी और C++ आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको हम आगे आने वाले टाइम के अंदर जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि फोर्थ जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कौन सी थी। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में इस बात पर ध्यान दिया गया कि क्या कार्य करना है, ना कि उसे किस प्रकार से करना है। इस प्रकार की लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे कमांड्स होते थे जो कार्य करने के लिए बहुत ही आसानी से काम इसमें क्या था कि बहुत आसानी से काम कर देते थे। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या थी, जिसके अंदर हमने देखा गया कि क्या कार्य करना है, ना कि कैसे कार्य करना है। इस चीज का ध्यान दिया गया। कुछ ऐसे कमांड होते थे जिनका प्रयोग करते हुए हम जो बड़े बड़े कार्य ऑलरेडी किए हुए थे उनको हम प्रयोग में ला सकते थे। इसके लिए उदाहरण के लिए देखने की जरूरत है कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय कोड को कहीं पर जनरेट करना हो, एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, तो मैं एसक्यूएल क्वेरी के जरिए उसको चुटकियों में हासिल कर सकता हूं। तो हमने ये देखा कि क्या कार्य किया जाना है, कैसे कार्य किया जाना है, इसका हमने नहीं देखा। हमने देखा कि कितना जल्दी कार्य हो सकता है, उस पर हमने ध्यान दिया। इसके अंदर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आपके अलग अलग टाइप के, जैसे ओरेकल के अंदर एसक्यूएल प्लस हो गया, या फिर मैं फोक्सप्रो की बात करूं, ये लैंग्वेजेस आती है जो कि पहले से पढ़े हुए डाटा को बहुत ढंग से समेट के आपको आपकी क्वेरी के आधार पर लाके प्रस्तुत कर देती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं जीयूआई आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं बात करूं विजुअल बेसिक की, या फिर मैं बात करूं विजुअल फोक्सप्रो की, या फिर मैं बात करूं कि विजुअल से रिलेटेड, या फिर आईडी इस पर आधारित जो होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है वो इन्हीं के एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से विंडो बनी मिलती है। आपको जो भी चीज लाके रखनी है वहां पर रख देते हो, जो भी आपको कोड करना है वहां पर कर देते हो और आपका प्रोग्राम तैयार हो जाता है। जिस प्रकार से आप आज आपने एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस देखते हो, उसके अंदर आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको उसकी विंडो को लाके रख दिया, आपने कहा कि यहां पर बटन होना चाहिए, वो बटन वहां पर बन गया। इन सभी चीजों का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे से, बहुत ढंग से बना सकते हैं। यह था आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जीयूआई के आधार पर क्या है कि विजुअल C++, विजुअल बेसिक .NET ये आपकी फेमस है। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज भी आती है, जैसे PHP हो गई, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं, जैसे JSP हो गई, ASP हो गई। इनका प्रयोग हम वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। आई होप आज की आप क्लास आपको समझ में आई होगी। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा, घर पे बैठ के खूब ढंग से पढ़ाई करो, अपने इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, टेक केयर।